तो आप किस तरह से देखते हैं? हमारे मुल्क की गरीबी है एक जानिब, और फिर अगर हम देखें तो सारी दुनिया है, अलग अलग ममालिक है, तो ये जो यूएन का जो ये नुक्ता है, ये किस तरह से हम मतलब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से हमने एक प्रोग्राम में भी डिबेट में इसकी बात की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि दरअसल ये बिल्कुल एक अच्छा विज़न है, जिसे विज़न 2030 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सस्टेनेबल गोल के नाम से भी जाना जाता है और प्रचारित किया जा रहा है। ये सिर्फ भारत में काम नहीं कर रहा है, ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये एजेंसी काम करती है, जिसमें पार्टनरशिप करती हैं एजेंसी, जैसे यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी यूसेड है, यूके की यूकेड है, और इसी तरह इजराइल की एक एजेंसी है, यूएनएस शायद उसका नाम है। तो मतलब ये बहुत 7-8 एजेंसियां हैं। इनको आप कह सकते हैं कि इनको ये माना जाता है कि ये समाज में इन्होंने, आप मेरे ख्याल से देखेंगे, अगर आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफ्रीका में और इंडिया में भी ये एजेंसी क्या करती हैं कि जो आपकी हुकूमत ने एक बजट बनाया है जो गरीबों के लिए प्लान किया जाता है, हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी कम करेंगे। उस प्लान को ये किया जाता है कि इस प्लान के जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है वो ये एजेंसियां अपने जिम्मे ले लेती हैं। इन एजेंसियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी हो जाती है, ये सरकार की लीगल पार्टनर हो जाती हैं प्रोजेक्ट के अंदर। लीगल पार्टनर यानी जो आपको फंड आना है वो ये एजेंसी नहीं देने वाली है, वो फंड आता है उस अमाउंट में से जब हम यूएन का एक विजन बनाते हैं, और विजन बनाने के बाद वर्ल्ड वाइड एक फंड जमा किया जाता है जिसमें हमारा हिस्सा भी जाता है, तमाम मुल्क उसमें शामिल करते हैं। बड़े मुल्क जो बड़ी जो मईशत हैं वो ज़्यादा जो है पैसा इसमें शामिल करती हैं, मगर एक चीज़ है कि जहाँ जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एजेंसीज हैं उनके बगैर काम नहीं हो रहा है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकते का तो सवाल ही नहीं है, नहीं हो रहा है, यही वजह है। सवाल उठाने का मतलब ही यही होता है कि क्यों नहीं हो रहा है। बहरहाल एक चीज कि अगर हम 2015 से पहले के हिंदुस्तान को देखते हैं तो फूड सिक्योरिटी बिल और ये पॉवर्टी लाइन और तमाम जितने भी 17 पॉइंट्स हैं ये इससे पहले से चालू आ रहे हैं, मगर इनको क्या किया जाता रहा है कि इनको हम भारत की जो डाइवर्सिटी है, यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, हमारे हर राज्य की माली हालत अलग है, किसान की माली हालत अलग है, कारोबार की जो नौइयत है वो बिल्कुल अलग है। यानी कहीं पर कुछ पैदा होता है तो कहीं पर कुछ पैदा होता है, कहीं पर कुछ बेचा जाता है, कहीं पर कुछ खरीदा जाता है, और माली हालत राज्यों की हमारी इक्वल नहीं है। हमारी राज्य सरकारों की स्ट्रैटेजी हमारी पॉपुलेशन को, जैसे अगर उड़ीसा में बहुत ज्यादा गरीबी है, अमीरों की तादाद बहुत कम है, गरीब बहुत, काला हांडी से लेके अब तमाम इलाकों में आप देखेंगे गरीबी का हाल क्या है। इसको सस्टेनेबल गोल के नाम से जिस तरीके से ये एजेंसियां एग्जीक्यूट कर रही हैं कि ये गांव के आखिरी लोगों तक अपनी कनेक्टिविटी जोड़ लेती हैं, गरीबों के नाम पर, किसानों के नाम पर, कृषि के डेवलपमेंट के नाम पर ये सिखाने के प्रोग्राम बनाती है, सेमिनार करती हैं। सेमिनार में क्या होता है कि उस इलाके के जिम्मेदार लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, उनके साथ सेमिनार करते हैं। एक तरह से ये सेंटर में बैठकर पूरे हिंदुस्तान के आखिरी कोने तक काम करने के बहाने ये एजेंसियां अपनी पहुंच बना लेती हैं। पहुंच बनाने के बाद ये सरे पर्दा तो ये दिखाई देता है कि आप जो है गरीबी उन्मूलन का काम कर रहे हैं, किसानों की परेशानियों को दूर कर रहे हैं, उनके एजुकेशन के प्रोग्राम चला रहे हैं। आप टेलीविजन पर सेक्स अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज की जो एड देखते हैं, या अल्ट्रासाउंड ना करें, लड़का लड़की ना बताएं, इन प्रोग्राम्स में बाकायदा उनके लोगो आते हैं एडवर्टीजमेंट में, आपने देखे होंगे। और ये बात ये है कि सिर्फ भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन ये इसी 17 सस्टेनेबल गोल का हिस्सा है। और ये बेटी पढ़ाओ ये नारा के बाद जो एक सेमिनारें होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की जाती हैं, उसके बाद ये प्रचार कर दिया जाता है, जमीन पर कोई काम नहीं होता कि यूएन के जो हमारे हिस्से में पैसा आता है यही एजेंसियां उसको अपने काम के नाम पर लूट कर वापस ले जाती है और अपने आप को पार्टनर बताती है। लेकिन यहाँ पर सब एक चीज ये है कि क्या इनके गोल को अगर हम देखें तो वो जिस तरह से काम करने की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ से ले जाती हैं,
देती कुछ नहीं है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से आपने कहा कि अलग अलग रियासतें हैं, अलग अलग यहाँ पर मामलात हैं, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक गोल है तो वो भी तो अलग अलग ममालिक के लिए है, तो फिर ये इसका जो पैमाना है ये फिर किस बुनियाद पर है? यहाँ पर ये भी है ना? नहीं है ना। देखिएगा, अगर आप देखेंगे कि सेम प्रोग्राम बांग्लादेश में चल रहे हैं, उनके नाम बदल दिए गए हैं। आप दो एजेंसियों को देखिए, यूसैड की एजेंसी पर जाइए, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट की नाम से जो एजेंसी चलती है, इस एजेंसी के बारे में शायद कुछ गिने चुने सहाफ़ी जानते हैं और IS लॉबी तो सब समझती है। तो बहरहाल ये है कि ये एजेंसी जो रिलेशन डेवलपमेंट के नाम पर या पार्टनरशिप के तौर पर रिलेशन, वो एक एजेंसी का नाम ही कुछ साफ तौर पर दिखाई देता है। वैसे ही जो है यूकैड और यूसैड दोनों उसी तरह के एजेंसियां, ये बहरहाल आपके देश में आप ही के लोगों के बीच में काम कर रही हैं और आप इनका एक आदमी जाता है और वो पूरे नेटवर्क को तैयार करके बैठ जाता है। फिर ये काम का डिस्ट्रीब्यूशन NGOs के जरिए करवाते हैं। इस पर मुद्दा क्या है? क्या आप बताएंगे कि UN के फंड से भारत के किसान को कितना लाभ हुआ और कहां लाभ हुआ? जिनकी गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम चला रहा है, इससे लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तानी जुड़ चुके हैं, मगर गरीबी उन्मूलन का, उसको रिमूव करने का काम किस जगह पर किया गया, इसका सबूत आप दिखा सकते हैं? मैं यहां इल्जाम लगा रहा हूं कि ये एजेंसी महज लॉबिंग का काम करती हैं, जिससे हर इंसान को अपने साथ जोड़ लेती हैं और जोड़ने के बाद इस पर जिस तरह से आप देखते हैं एक हवा चलती है। यही एजेंसियां चुनाव जिताने के, चुनाव हराने के कैंपेन के, इजराइल की कंपनी एपको वर्ल्डवाइड की साइट पर आप जाएंगे, उसके क्लाइंट आपको दिखाई दे जाएंगे। 100 से ज्यादा मुल्क उनके राजनीतिक क्लाइंट हैं। जब एक तरफ एक एजेंसी काम करती है कि आपके समाज में घुसपैठ बनाती है, NGO बनाती है, आपको मीठी मीठी बातें करती है, एजुकेशन की बात करती है, बहरहाल ये सब लॉबिंग की एक कवायद की जाती है, जिससे आपके देश में एक सेकंड में वो माहौल को बदल देते हैं। एक नारा दिल्ली से चलेगा और वो दिल्ली से चला हुआ नारा NGO के जरिए, इन तमाम नेटवर्क के जरिए हर इंसान के मुंह में डाल दिया जाएगा। आपने देखा कि तमाम एकदम हवा बदलती है और पूरा देश बदल जाता है। क्या कारण है? ये नेटवर्क के एक्सपेरिमेंट्स हैं। और ये नेटवर्किंग का आप अपने देश में कैसे इजाजत दे सकते हैं किसी को कि आप इतना बड़ा नेटवर्क बना लें कि आप देश की तमाम जो है राजनीतिक स्थितियों को बदल दें? तो बहरहाल मेरे सवाल बड़े बुनियादी हैं। बुनियादी ये है कि ये यहाँ मसला ये नहीं कि आपका गरीबी उन्मूलन ये प्रोग्राम बहुत बुरा है। प्रोग्राम तो आपको विजन दिखाए जाते हैं झूठे, ये झूठी बातें आपको समझाई जाती है, दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है पशे पर्दा। हम उसी के खुलासे पर बात कर रहे हैं। तो ये जो मसले हैं ये समझने होंगे आपको। दूसरा, जहां तक अगर नीति आयोग का हम देखें और फिर UN के जो 17 गोल्स हैं वो भी देखें तो नंबर भी दोनों के सेम है। अगर दूसरे नंबर पर अगर आते हैं तो जीरो हंगर की बात की जाती है। भूख का मसला है, ग़िज़ा फराहम करने का मामला है। हर शख्स को, हर शहरी को उसकी मतलब जो बुनियादी जरूरत है, जो उसकी ग़िज़ा है, वो उस तक पहुंचाई जाए, ताकि दुनिया में जो भूखमरी के बड़े बड़े वाक़यात, सानेहात, जो एक बड़ा मसला है, इससे निपटा जा सके। तो यही नीति आयोग में भी है। इसको हम कहां तक कैसे कर रहे हैं? जो आपने इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था, जिसे योजना आयोग कहते थे, उस योजना आयोग में भी एक आपके साथ कैम किया गया जिसमें फूड सिक्योरिटी का नाम दिया गया। फूड सिक्योरिटी, गरीबी हटाना, गरीबी उन्मूलन करना, भुखमरी को खत्म करना, उसकी गारंटी ले लेना। सवाल ये उठता है कि वो फूड सिक्योरिटी असल में है क्या? ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितना सुनने में अच्छा लगता है। गरीबी हटाई जाएगी, भूख की गारंटी सरकार ले लेगी, सस्ती दरों पर अनाज दिया जाएगा, मगर इस पूरे डॉक्यूमेंट को आप पढ़िए। जब आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो इस विजन का मतलब क्या होता है? इस विजन का मतलब होता है कि ये फूड आपूर्ति नहीं है, फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो अभी आपने नए बजट में सुना होगा कि मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, ये इंटरकनेक्टेड है। ये बेसिकली भूखमरी के लिए मेगा पार्क नहीं बनाए जाएंगे। इस कहानी को आप समझिए क्या है। ये कहानी है
कि फूड सिक्योरिटी के आपके जो सब्जी है, फल है, आपके खेत में पैदा होने वाला जो भी चीज है, अगर वो बाजार में आप बेचेंगे अनाज, तो उसका कंटेंट लैब में टेस्टेड होना चाहिए। वो एक पैरामीटर तय होगा, उस पैरामीटर फूड सिक्योरिटी के तहत पैरामीटर्स अगर आपके खेत के माल का नहीं होता है तो वो बाजार में बेचने नहीं दिया जाएगा, उसको क्रश कर दिया जाएगा। आपको धीरे धीरे पटरी पर लाया जा रहा है। उसके बाद आप जापान और कई मुल्कों में जो फूड सिक्योरिटी जहां पर लागू है, आप इसका अंजाम देख सकते हैं। खुद अमेरिका के अंदर कंटेंट जिस बॉक्स के अंदर अनाज, चावल या सब्जी लिखी होती है, रखी होती है, उस पर लिखा होता है कि इसमें इतने % कंटेंट क्या है। वो कंटेंट लिखने के लिए हमारा लघु किसान, जो छोटा किसान है, जिसके पास 10 बीघे, 5 एकड़, 2 एकड़ की जमीन में वो पैदा करता है, वो लैब में टेस्ट कराने जाएगा कि अपनी सब्जी को बेचने जाएगा। तो कुल मिलाकर मेगा पार्क बनाने के लिए किसानों को अपनी जमीनें गिरवी देनी पड़ जाएंगी, क्योंकि उनका पैदा किया माल फूड सिक्योरिटी, ये जो जीरो हंगर है ना, इसके पीछे का हंगर बता रहा हूं कि आपको हैंग कहां किया जा रहा है। ये षड्यंत्र, ये बात बेसिकली मीठी मीठी बातें करना, शायद हमारे राजनेता इस जाल में फंस गए हों, मगर मैं आपको मुझे चैलेंज किया जा सकता है, आप करिए। मैं यहां बता देता हूं आपको कि वो फूड सिक्योरिटी बिल का पार्ट है कि आपको एक 4 साल के बच्चे को क्या खिलाना है, एक जवान महिला को क्या खिला पाओगे, आप एक 34 साल के इंसान को क्या खिला पाओगे। ये आपको कंटेंट बाकायदा सरकारी तौर पर तय कर दिया जाएगा। उस कंटेंट के नीचे अगर आप बेचते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि एक पैमाना तय किया जा रहा है। ये पैमाना क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, खाना पहुंचाना है, जी हाँ, ये पहुंचानी है, लोगों की जो भूखमरी है उसको दूर करना है। मतलब बाजार तो हम यही देखते हैं ना कि बाहिर बताया जाता है, यही तो कह रहा हूं, इस धोखे में मत आइए। इसके पीछे की बात बता रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो फूड सिक्योरिटी बिल का पार्ट है, मैं वो आपको बताता हूं। बहरहाल जब आगे चलने के बाद जब ये मैच्योर होता है फूड सिक्योरिटी बिल, क्योंकि किसी भी योजना को टेस्टेड लागू किया जाता है, फिर उसको मैच्योर किया जाता है और एंड में उसको पूर्ति कर दी जाती है। कहीं ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोई अटेम्प्ट लेते हैं, रात को 12 बजे कोई ऐलान कर देते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है। वरना किसी भी स्कीम को पहले पायलट प्रोजेक्ट लगाया जाता है, फिर उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है, फिर उसको मैच्योर किया जाता है। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि फूड सिक्योरिटी बिल अगर असल में आपके नाक में नकेल है, आपको मजबूर कर दिया जाएगा छोटे किसान को कि तुम लैब में टेस्ट नहीं करा सकते हो या उस लेवल के कंटेंट को उगा नहीं सकते हो, तो मेगा पार्क जिनके ऐलान किए गए हैं, उन पार्कों के लिए आपको अपनी जमीनें देनी पड़ेंगी और आपको विदेशी कंपनियां अपने बीज उगाकर आपको उस कंटेंट के लेवल लगाकर, जो बॉम्बे में एक टेस्ट होगा या नागपुर में एक टेस्ट होगा या साउथ में एक टेस्ट होगा और पूरे हिंदुस्तान में उसी को कोड ऑफ कंडक्ट मान लिया जाएगा। सबूत बताता हूं आपको कि अगर एक जो है विदेशी कंपनियां, जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो आजकल कॉफी और बर्गर बेचती हैं और अलग अलग ब्रांड की पिज्जा बेचती हैं, वो एक ही तरह का उनका, आप बॉम्बे में खाएं, हैदराबाद में खाएं या कहीं भी खाएंगे, तो उनका टेस्ट सेम है, उनका पैरामीटर सेम है, उनके इक्विपमेंट है, उनकी मशीनें हैं, वो वैसा ही यहां भी लगेगा, वैसे ही कलकत्ता में लगेगा, वैसा ही चीजें नहीं बदलेगी। मगर हमारे इस देश के जब ये कानून पूरी तरह लागू होगा, इस कानून के पूरी तरह लागू होने के बाद हिंदुस्तान के ठेली खोमची, जिससे तकरीबन 20 करोड़ लोगों का पेट भरता है, इससे तकरीबन वो लोग लगभग बेरोजगारी की तरफ चले जाएंगे या फिर वो काले नीले कपड़े पहनकर सरकारी तौर पर जो है इनके नौकर बन जाएंगे। क्योंकि आप पराठा फिर नहीं बेच पाएंगे, आप समोसा आप नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि आप लैब टेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको इन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो आपके देश की माल पर नजर रखती है, आपको गुलाम बनाना चाहती है। दरअसल ये उनकी कवायद की जा रही है, ये मैं बताना चाहता हूं।